हेलो दोस्तों, अनूप स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं ये उपपद समीकरण। अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। यहाँ पे लेखपाल के मैथ का जितना भी सिलेबस है पूरा आपको कवर करा दिया जाएगा और वो भी इसी महीने के अंदर। और बाकी जो नेक्स्ट मंथ में हम लोग के पास 17-18 दिन बचेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं। देखिए, f(x) इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ ऐसे करते 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 मान लीजिए an(x)n यहाँ तक चला गया। तो ऐसा जो समीकरण होता है उसे बोलते हैं बहुपद। और यहीं अगर n की वैल्यू 2 हो जाए यानी वो सिर्फ 2 घात तक बने उसे ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे अगर हम द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह जो होता है द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। हम लोग का द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें पहला याद आपको पॉइंट रखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके आपके 2 मूल होते हैं। मूल का मतलब उसका हल, 2 हल होते हैं द्विघात समीकरण के। हमेशा अगर आपसे कुल मिला के अगर x की वैल्यू पूछे तो इसके 2 मान आ सकते हैं। इस द्विघात समीकरण की नहीं, अगर कोई भी बहुपद हो तो मैक्सिमम उसका जितना पावर होता है बहुपद का उतने ही उसके हल होते हैं। यानी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और इन मूलों को अल्फा और बीटा से प्रकट हम लोग करते हैं। एक को अल्फा दूसरे को बीटा से प्रकट करते हैं। और इनका अगर मान पूछे कि इन दोनों मूलों के मान क्या होते हैं तो आप लोगों ने सीधाचार नियम पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही 2 मूल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक -b प्लस √b² माइनस 4ac, दूसरा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों के होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए एक हम इक्वेशन देते हैं x² द्विघात समीकरण एक है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके 2 मूल कौन कौन से हैं तो एक तो आप लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जानते हैं। हम 6 और यहाँ x² का गुणांक क्या है 1, उस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर लेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस, अब इसी को आप तोड़ के रख देंगे 2x प्लस 3x, वैल्यू भी चेंज आपका नहीं हुआ, 5x ही हुआ। अब इनमें इसमें x कॉमन है तो हो जाएगा आपका x प्लस 2। यहाँ पे 3 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, आपका 0। तो यहाँ पे अब एक x की वैल्यू क्या आ गई -2 और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई -3। यही जो है 2 समीकरण के, यही जो है द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे सॉल्व करिए, बाकी आपका 2 मूल यही है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सीधाचार नियम भी कहते हैं।
आप यहाँ पे तो देखेंगे गुणनखंड हो गया, तब तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। और जहाँ गुणनखंड नहीं होता, ये दोनों के लिए गुणनखंड हो चाहे ना हो, आपका इससे मूल निकल आएगा। जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग मूल निकालना चाहें तो ए क्या होता है, ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वह एक्स का गुणांक होता है। यहाँ पे देखिए ए जो है एक्स स्क्वायर गुणांक, बी जो है आपका एक्स का गुणांक, सी आपका जो होता है एक अचर पद होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख दें तो अब माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे 5 रखेंगे तो आपका आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 6 है तो आपका 24 हो जाएगा अपान 2a, ए की वैल्यू 1 है तो आपका 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, √1 की वैल्यू 1 ही होती है 2, यानी आपका एक वैल्यू हो जाएगा -5 प्लस 1/2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी -5 माइनस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा -2 और ये आपका आ जाएगा -3। तो ऐसे भी आप जो है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट आपको। पहला है मूलों का योगफल, यानी 2 मूल हैं, आपको इक्वेशन दे देगा तो आप तो या तो चाहे दोनों की वैल्यू निकाल के आप लगा सकते हैं, या सीधे इनका फार्मूला होता है कि मूलों का जो योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वह -b/a। आपका समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पे b की वैल्यू माइनस मिलेंगे और डिवाइडेड बाई a। आपका b क्या है, b जो है -bx का गुणांक है और a क्या है आपका x² का गुणांक। ठीक है, ऐसे दूसरा है मूलों का गुणनफल, यानी दोनों मूलों का अगर गुणनफल आपसे पूछ ले, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, यह जो होता है c/a। c क्या है आपका अचर पद, अचर पद उसको बोलते हैं जो आपका चेंज नहीं होता, यानी 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, लेकिन जो अक्षर है आपके ए बी सी इनके मान बदल सकते हैं, इनको चर पद बोलते हैं। और ए आपका क्या है x² का गुणांक। ये सारे एकदम इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। तीसरा है मूलों का समांतर माध्य। मूलों का समांतर माध्य जो होता है वह सिंपल दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 यही कर देना है आपका, यानी जो मूलों का योगफल होता है उसका आधा, यही मूलों का समांतर माध्य होता है। दूसरा पूछता है मूलों का हरात्मक माध्य। मूलों का हरात्मक माध्य होता है 2α बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 2 इंटू मूलों का गुणनफल बटे मूलों का योगफल। 4 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं, 4 के 4। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखना है कि एक होता है विविक्त कर, उसको बोलते हैं विविक्त कर। इसको हम लोग d से प्रकट करते हैं। आपका समीकरण क्या होता है ax² bx प्लस c, यही द्विघात समीकरण होता है। इस विविक्त कर की वैल्यू जो होती है वह होता है b² माइनस 4ac, यानी जैसे अगर आपको क्वेश्चन यही दे दे कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण का आप विविक्त कर निकालिए तो आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू है आपका 1, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 6, बस इसी में आपको रख देना है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी b² मतलब 5 × 5 = 25 माइनस 4ac, 4 का 1 और 6 में गुणा करेंगे तो 24, विविक्त कर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई।
अब इसी विविक्त कर के आधार पर जो है मूलों की प्रकृति निर्धारित की जाती है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। यानी मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स। देखिए अब इसमें क्या कंडीशन हो सकते हैं, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला, जो D है आपका बड़ा हो 0 से। अब D बड़ा हो 0 से, इसका मतलब D की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac बड़ा हो आपका 0 से, अर्थात b² बड़ा हो किससे, 4ac से। अगर एक कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक रियल नंबर होंगे, और ही साथ दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे, यानी दोनों रियल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जो विविक्त कर हो वह किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। विविक्त कर 0 के बराबर होने का मतलब है कि b² माइनस 4ac भी किसके बराबर हो, 0, यानी b² इक्वल टू 4ac। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी जो है मूल क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ दोनों मूल समान होंगे। अब इसको आपको उल्टा भी याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि इस एक द्विघात समीकरण है जिसका जो है मूल वास्तविक है और समान है, अब वहाँ पे आपको कोई एक, जैसे इसमें एग्जाम्पल x² प्लस bx प्लस 6 बराबर 0 ये दे दिया है और बोल दिया है कि इसके मूल वास्तविक हैं और समान हैं। इसके मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब होगा b² माइनस 4ac, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। b की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दे 4, a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू है 6, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, 24, b की वैल्यू आ जाएगी √24, यानी b इक्वल टू √24 के लिए ही आपकी जो है ये समीकरण वास्तविक और समान मूल प्रकट करेगा। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि d की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। ऐसा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों मूल आपके काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी में जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि d इज ग्रेटर देन 0, तब मूल क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा और साथ ही साथ क्या होगा, असमान होगा। इसमें भी आपके 2 कंडीशन बन सकते हैं कि d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो। उसमें 2 कंडीशन, एक बन सकता है कि आपका जो d की वैल्यू है वह क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी विविक्त कर पूर्ण वर्ग हो, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि पूर्ण वर्ग ना हो। अब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है और साथ ही साथ वह क्या है, पूर्ण वर्ग भी हो, तब जो मूल होंगे वे मूल कैसी होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे, मूल परिमेय होगी। लेकिन मूल अगर विविक्त कर 0 से बड़ा हो और वह पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूल कैसे होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इस लाइन को भी आप लोग को एकदम ध्यान से याद रखना है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था, या एक इक्वेशन यही ले लेते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6, यहाँ 0। अब यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो d की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस 4ac,
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है आपकी 25 हो जाएगी, माइनस 4ac 24, यानी डी की वैल्यू 1 आ गया। अब एक क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी एक पूर्ण वर्ग है। एक तो डी आपका 0 से बड़ा भी है और उसके अलावा एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी यानी x का जो मान आएगा उसे ही मूल कहते हैं। ये दोनों मूल क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अगर हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो हम लोग पीछे निकाल भी चुके हैं, x की वैल्यू क्या होगी आपकी -2 और -3, ये दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अगर यही d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर ना आता तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा होता और पूर्ण वर्ग ना आता, मान लीजिए d की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाता कि 6 आ जाता, d की वैल्यू 6 आ जाता, ऐसे में जो दोनों मूल होते वे क्या होती, अपरिमेय संख्याएं होती। अब एक दो पॉइंट और है जो आपको याद रखना है। पहला कि यदि मान लीजिए आपको एक मूल दे दिया हो, यदि एक मूल आपका a प्लस अंडर रूट बी है, यदि एक मूल आपका a प्लस अंडर रूट बी दे दिया गया है तो दूसरा मूल अवश्य ही a माइनस अंडर रूट बी होगा। यानी अगर आपका इस फॉर्मेट में एक रूट है तो दूसरा सीधे उसका साइन चेंज होके आपका a माइनस रूट बी होगा। यही उल्टा कर सकते हैं कि अगर एक मूल a माइनस अंडर रूट बी है तो दूसरा क्या होगा, a प्लस अंडर रूट बी होगा। एग्जाम्पल से समझें, जैसे अगर मैं दे दूं कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 अंडर रूट 7 है तो उसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, तो सीधे इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 7। एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा कि यदि आपको दो मूल दे दिए गए हों, दो मूल आपको दे दिए गए हैं, जैसे 2, 3 दे दिया जाए वैल्यू, या आपको दे दिया जाए कि दो मूल 5 और 6 हैं, ठीक है, और उसके बाद आपसे द्विघात समीकरण पूछ ले यानी उल्टा, तो अगर ऐसा पूछे तो दो मूलों का, अगर दो मूल देने के बाद दो मूल से आपको द्विघात समीकरण पता करना है। तो आपका जो बनेगा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और इसको x के साथ रखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे अगर हमको दो मूल 5 और 6 दिया हुआ है और इसका आपसे द्विघात समीकरण पूछ रहा है कि इसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 6 5 11x प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 30। यही द्विघात समीकरण आपका बन गया। उम्मीद है इतना तक जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, आपको दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 और इनका हरात्मक माध्य पूछा है। आप लोगों को हरात्मक माध्य हम लोग बता ही चुके हैं। हरात्मक माध्य क्या होता है, 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 गुणे मूलों का गुणनफल अपान मूलों का योगफल। यानी सबसे पहले तो हमें यहाँ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। अब मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। b के a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितना है -10 और c की वैल्यू कितना है 11। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट की कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस है और माइनस b की वैल्यू है -10 अपान 1। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मत कि यहाँ पे माइनस है उसका साइन ध्यान न दे और सीधे बस केवल 10/1 रख दें।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस 10/1 यानी 10 हो जाएगी। और मूलों का जो गुणनफल है वह होता है C/A। C की वैल्यू है 11 और A की वैल्यू है 11। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल यानी 2 गुणे 11 बटा मूलों का योगफल कितना है 10, 2 पंचे 10 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 11/5। इस प्रकार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया है कि समीकरण √3x² + 11x + 6√3 के मूल क्या होंगे। तो आपको मूल निकालने का आपके पास 2 तरीका है। पहला तो देखिए कि इनका गुणनखंड ऐसा आ पाता है कि नहीं 11 जो जोड़ने या घटाने पे आए, तो पहले इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6√3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और 18 का जो फैक्टर होता है वह 9 गुणे 1 2 होता है, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो वह 11 आ जाएगा। तो हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे √3x² + 9x + 2x + 6√3 = 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, √3x कॉमन है, √3x कॉमन लेंगे तो x + 3√3 + 2x 3√3 यानी आपका x + 3√3 हो गया, और √3 + x + 2 हो गया = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी -3√3, दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी आपका -2/√3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, -3√3 और -2/√3। दूसरा आप लोग श्रीधराचार्य नियम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर हो गया तो ऐसे लगा लीजिए, फैक्टर नहीं होता है तो श्रीधराचार्य से लगा लीजिए, वो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका √2 + √2 यही करते करते अनंत तक। इसमें x का एक मूल पूछा हुआ है, क्या होगा। तो इसके ट्रिक भी होते हैं, बाकी द्विघात समीकरण से भी आप लगा सकते हो। अगर द्विघात समीकरण से लगाना है तो इस पूरे वैल्यू एक अगर √2 को छोड़ दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका भाई इसके बाद जो पूरा है इसका मान क्या होगा, x ही होगा। तो हम इसको 2 + x लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोनों पक्ष का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, अब x² इसको इधर लेते आएंगे तो -2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, चाहे आपका पता है श्रीधराचार्य नियम आपका क्या होता है, -b + -√b² - 4ac। अब की बार इसी से निकाल देते हैं हम लोग 2a। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 है, ये वैल्यू आप जो है रखते समय ध्यान रखिएगा। और c की भी वैल्यू क्या है, -2 है। अगर a यहाँ पे रख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -4ac, 4a है आपका 1, c है आपका -2 यानी -8 आएगा, और माइनस में हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +8 / 2, a की वैल्यू 1 है तो आपका हो जाएगा 1 ± ए हो जाएगा आपका √9, √9 का वैल्यू क्या आएगी 3, यानी एक हो जाएगा आपका 1 + 3/2, दूसरा आपका हो जाएगा 1 - 3/2, यहाँ से आपका 4/2 आपका 2 वैल्यू आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन है। दूसरा इतना लंबा इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एक ऐसा फैक्टर देखेंगे कि जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1, इनका डिफरेंस कितना है 1 है। तो अगर सभी प्लस 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 दिया हुआ है तो जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे अगर हम यही क्वेश्चन दे आपको √12 + √12 और यह करते करते अनंत तक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब 12 का आपको गुणनखंड पता है 4 × 3 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यही माइनस करता तो हम लोग क्या करते,
छोटा वाला फैक्टर ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको 20 माइनस √20 और यही करते करते अनंत तक दिया हुआ है, तो अब 20 का फैक्टर क्या होता है 5 × 4, अगर माइनस है तो आपका छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका x² + 2bx + c का मान धनात्मक होगा। कब होगा धनात्मक? इसमें देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2bx। अब यहाँ से आपको 2ab जैसा दिख रहा है, तो हम इसमें अगर b² जोड़ के b² घटा दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, +c। इतना देखेंगे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी x + b का होल स्क्वायर। अब किसी भी अंक का अगर स्क्वायर है कोई चीज़, तो वह जो है यहाँ से मैंने बस, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि देखिए अगर -3 का हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आ जाएगा पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव में आना है। अगर इसकी भी वैल्यू यानी c - b² की वैल्यू भी क्या आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, धनात्मक में आ जाए, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक में आने का मतलब c - b² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 के बराबर भी हो या 0 से बड़ी हो तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका धनात्मक आ जाएगा। अब c - b² अगर 0 से बड़ा है तो c जो होगा किससे बड़ा होना चाहिए, b² से बड़ा होना चाहिए। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि b² c से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² - px + 8p - 15 = 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान क्या होगा। अब दोनों मूल समान होने का कंडीशन क्या था कि दोनों मूल समान है तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसी कंडीशन में जो है आपका मूल समान हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या होगा, a जो होता है x² का गुणांक, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू जो x के साथ होगा, यानी b की वैल्यू आपका -p हो जाएगा। और c की वैल्यू उसके बाद जो बचता है पद, वही c की वैल्यू हो जाएगी। c की वैल्यू आपका हो जाएगा 8p - 15। यही वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख दें तो -p का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो -p का स्क्वायर तो p² ही आ जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 8p - 15, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तभी आपका जो है मान आएगा आपका p² - 4 32p - 60 = 0। अब देखिए 60 का हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आए, 32 आए। अब आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 50 × 3 = 150 नहीं हो रहा है, 50 दूना 100 नहीं हो रहा है, 50 × 3 = 150 ये भी है, नहीं हो रहा है, 30 2 या 3 यही आपका हो जाएगा। आप बिना लगाए आंसर आप जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका फैक्टर यही 30 और 2 आएगा ही। तो हम लोग p² - 30p - 2p - 60 = 0। यहाँ से आपका हो जाएगा p कॉमन है, p - 30 -2 कॉमन है, p - 30 = 0। तो यहाँ से p की एक वैल्यू आ जाएगी 30, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर आपको गुणनखंड दिक्कत हो रही है निकालने में तो वो तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाना है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि समीकरण 2x² - 11x + 5 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -11, और a की वैल्यू कितनी है, 2। यहीं पुट कर दीजिए तो -11 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी 11/2। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल 5 और 3 हैं। अब देखिए
आपको पता है कि अगर दो मूल हमें पता हो और हमें समीकरण निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ए एक्स के साथ और प्लस मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे पहले तो हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमको जो है निकालना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ तो जोड़ ही देंगे और गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल कितना होगा, 5 3 8 एक्स, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 3 15 और बराबर 0 ये होता है, बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस वीडियो का हम लोग ये आखिरी प्रश्न करेंगे, इसके बाद इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको दूसरे पार्ट में बना देंगे, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरे पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चन करा देंगे और आपका ये जो है टॉपिक द्विघात समीकरण का उसमें ख़त्म हो जाएगा। ये आज की वीडियो में हम लोग आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल क्या हैं, बराबर हैं, तो के का मान क्या होगा। अब मूल बराबर होने का ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। मूल बराबर होने का कंडीशन क्या है कि विविक्त कर 0 के बराबर होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर होना चाहिए 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -16, c की वैल्यू क्या है के, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। -16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 256, तो प्लस में ही हो जाना है। -4 a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही, और के में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k बराबर 0। तो यहाँ से 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी 256, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 छंग 24 4 चौक 16, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला जो है टॉपिक इसको भी हम जल्द ही डाल देंगे और उसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, भले थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जो है लंबा आपका वीडियो बन जाए, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में रहेगा। उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।